तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईसीबीसी कहते हैं इस चैप्टर को। लेकिन इस चैप्टर का जो पूरा नाम है वो है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। अब जैसा नाम से लग रहा होगा कि एनर्जी का कंजर्वेशन करना है, उसके साथ ही बिल्डिंग कोड भी कुछ डिसाइड किए गए हैं। इसका मतलब है कि कुछ ईसीबीसी यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड एक प्रकार का कुछ कोड है, कुछ नियम है, जिसका एक या मानक है या कुछ स्टैंडर्ड है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। तो हिंदी में कहते हैं इसको ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता। संहिता का मतलब हो गया कोड एक तरीके से। तो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड आप कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो ये जो एक प्रकार का पूरा कोड है, ये सरकार के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है कि जब आप कोई मकान बनाएंगे या कोई अप्लायंस लेंगे, कोई विद्युत वाला इलेक्ट्रिक वाला कोई सामान खरीदेंगे, तो उसका क्या जो है मानक होने चाहिए, उसके हिसाब से होता है कितना वो अप्लायंस या जो उपकरण आपने खरीदा है वो कितने विद्युत का खपत करता है, मतलब कितनी एनर्जी वो कंजर्व करती है या जो है कंज्यूम करती है। उन सब के बारे में यहाँ पर होने वाला है। तो बेसिकली इसी के साथ एक संस्था आती है बीईई, काफी लोगों ने नाम सुना होगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ये सरकार के द्वारा एक संस्था है जो कि क्या करती है, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, चाहे आपका टीवी, फ्रिज, एसी, आयरन प्रेस करने वाला, जितने भी अप्लायंस हैं, सब पर जो है स्टार मार्क करते हैं। तो ये जनरल मैक्सिमम ये 5 स्टार तक होता है। तो कहते हैं ना 5 स्टार रेटिंग वाली हमारी फ्रिज है या हमारी टीवी 5 स्टार की है, तो वो ये संस्था ही निर्धारित निर्धारित करती बीई। इसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। इसके द्वारा, इसके संदर्भ में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं रेडियो और टीवी पर सरकार के द्वारा कि ऊर्जा की बचत करिए। तो चलिए उसी के बारे में आते हैं चैप्टर में। तो चैप्टर में टोटल 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है आपका ईसीबीसी एंड इट्स साइलेंट फीचर। तो ईसीबीसी और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में बात करनी है हमें। तो पहले ईसीबीसी देखेंगे, फिर इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, मतलब क्या इनके कुछ मतलब प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, उन्हीं के बारे में देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जब इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ाई कर लेंगे ईसीबीसी के बाद, तो जो अगला चैप्टर, अगला जो टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो है टिप्स ऑफ एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में एनर्जी सेव करने के कौन कौन से टिप्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। टिप्स का मतलब युक्तियां। अब बिल्डिंग में भी कुछ नई बिल्डिंगें होंगी, कुछ पुरानी बिल्डिंगें होंगी। नई बिल्डिंग का मतलब जो अगले 2 4 5 सालों में बनी हुई हैं या बनने वाली हैं या बन रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का मतलब जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, जो 15 20 साल, 30 साल, 35 साल से बिल्डिंगें बनी हुई है, उनकी वायरिंग उस जमाने के तारों के द्वारा हुई होगी। और आजकल की जो बिल्डिंग है उनकी वायरिंग अलग तरीके से होती है। तो क्या होता है कि जब जो पुरानी बिल्डिंग होती है उनमें कैसे ऊर्जा को सेव करना है, एनर्जी को कंजर्व करना है, या फिर जो नई बिल्डिंग है उसमें एनर्जी को कैसे सेव करना है, ऊर्जा का कैसे संरक्षण करना है, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ाई करनी है। इमारतों में ऊर्जा बचत। अब साफ साफ लिखा हुआ है कि इमारत जितने भी हैं, बिल्डिंग्स हैं, में ऊर्जा बचत के लिए युक्तियां, टिप्स के बारे में पढ़ाई करनी है। अब जो इमारतें हैं उसमें कुछ नई इमारतें होंगी, कुछ मौजूदा इमारतें होंगी, ठीक है, मतलब जो एग्जिस्टिंग, जो पहले से जो इमारतें मौजूद हैं, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ाई करनी है। चलिए आगे आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। पहला ही टॉपिक आपका ईसीबीसी है, उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। तो ईसीबीसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, उसका समरी, उसका विश्लेषण दिया है। आप इसको समझेंगे और अपनी भाषा में आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए आते हैं टॉपिक पर, ईसीबीसी एंड इट्स साइलेंट फीचर। तो ईसीबीसी और इसकी मुख्य विशेषताएं, इसके बारे में देखते हैं। तो टॉपिक ही आपका ईसीबीसी है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड कहिए या फिर ईसीबीसी का कह दीजिए, बात एक ही है। तो समरी ऑफ ईसीबीसी, ईसीबीसी का क्या सारांश है, इसके बारे में देखते हैं। द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ईसीबीसी सेट मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, देखिए कौन सी बिल्डिंग, कमर्शियल वाणिज्यिक बिल्डिंग की बात हो रही है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग 2 प्रकार की है, एक होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एक होता है कमर्शियल बिल्डिंग। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें आप रहते हैं उसको रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग वो बिल्डिंग कहलाती है जिसमें रहने के अलावा बाकी जैसे बड़े बड़े बिजनेस चल रहे होते हैं, जैसे बड़े बड़े शॉप्स हो गए, मॉल हो गए, कंपनियां हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, आपके कॉलेज हो गए, वो सब आपकी कमर्शियल बिल्डिंग में आएंगे। हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये सब कमर्शियल बिल्डिंग में आएंगे। तो कमर्शियल बिल्डिंग में विद्युत का खपत यानी एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता है वो ज़्यादा होता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कम होता है। आपके घरों में विद्युत का खपत उतना नहीं होता जितना कि हॉस्पिटल और स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, बड़ी बड़ी दुकानें, शॉप, बड़े मॉल, उनमें अलग तरीके का होता है। तो बेसिकली ये कोड बनाया गया है कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, तो उसी पर ये निर्धारित है।
द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड सेट मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड हो किसके लिए, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए। तो यही आपका ईसीबीसी का एक समरी है। आगे देखते हैं अंडर सेक्शन 14P। अब देखिएगा जब भी अंडर सेक्शन 14P आ गया इसका मतलब है कि धारा 14 के अंतर्गत, इसका मतलब है कि सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है यहाँ पर। तो अंडर सेक्शन 14P द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बोलेंगे इसको, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट ने इसको पारित किया, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू प्रिस्क्राइब ईसीबीसी फॉर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग को ही हम कॉमर्शियल बिल्डिंग कहते हैं। नॉन रेजिडेंशियल मतलब बिल्डिंग दो तरह की होगी, एक रेजिडेंशियल एक नॉन रेजिडेंशियल। नॉन रेजिडेंशियल को ही कमर्शियल बिल्डिंग कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि 2001 में अंडर सेक्शन 14 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने एक नियम पारित किया है कि इनके लिए जो नॉन रेजिडेंसी बिल्डिंग, जो नॉन आवासीय बिल्डिंग जिसको कह सकते हैं, हैविंग कनेक्टेड लोड टू अप 100 किलोवाट। अब देखिएगा जो कमर्शियल बिल्डिंग है उनका लोड अप टू कब तक, कहां तक हो सकता है, 100 किलोवाट एंड एबव, या फिर इससे ज्यादा हो सकता है, और ए कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ऑफ 120 केवीए या फिर 120 केवीए की डिमांड होती है कमर्शियल बिल्डिंग में। जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें लोग रहते नहीं है, वहां पर ज्यादातर काम होता है, तो उसकी बात हो रही है। एंड एबव और रिकमेंडेड बिल्ट अप एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर एंड एबव ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब कि बिल्डिंग का साइज 100 स्क्वायर मीटर के आसपास से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 100 किलोवाट से ज्यादा जो है वो कंजम्पशन नहीं होना चाहिए फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। अगर ऊर्जा के उचित संरक्षण और उसका उचित उपयोग के लिए एरिया जो है वो 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो लोड होना चाहिए उस पर बिजली विद्युत का लोड होना चाहिए वो 100 किलोवाट, 100 किलोवाट या फिर जो है आपका 120 केवीए होना चाहिए। अब देखिएगा 100 किलोवाट बहुत ज्यादा होता है। आप ऐसे समझ के चलिए कि आपके घरों में आप इतना सब कुछ टीवी फ्रिज एसी मोटर सब चलाते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल 3 किलोवाट या 4 किलोवाट तक का लोड आता है। तो 3 या 4 किलोवाट आपके घर का लोड है जब आप इतना सब कुछ चलाते हैं, तो 100 किलोवाट बहुत ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, या फिर उनकी तुलना में, या फिर उनको अलग अलग सब डिवाइड किया जाता है ऊर्जा स्रोतों के हिसाब से। तो कुल मिला के ईसीबीसी एक प्रकार का कोड है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। ये जो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सन 2001 के अंतर्गत आता है। इसमें यह बताया गया है कि जो भी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंगें हैं, जो वाणिज्यिक जो है मकान हैं, इमारतें हैं, उनमें जो है 1000 मतलब 100 किलोवाट तक का लोड होना चाहिए पावर में, या फिर 120 केवीए होना चाहिए, और जो बिल्डिंग का साइज होना चाहिए एरिया का उसके वो 1000 स्क्वायर मीटर के आसपास होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। अगर यहां तक होता है तो ऊर्जा का उचित उपयोग हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं इससे ज्यादा नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा रहेगा तो ज्यादा ऊर्जा खपत होगी। कोशिश ये की जाती है कि इससे कम ही रहे। चलिए इसको हिंदी में से समझते हैं। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ईसीबीसी वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानक नियम आधारित करता है। मतलब क्या है कि न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानक निर्धारित करता है। कौन, ईसीबीसी निर्धारित करता है। ये कौन निर्धारित करता है, ईसीबीसी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 14P के तहत केंद्र सरकार के पास 100 किलोवाट और उससे अधिक की कनेक्टेड लोड, ठीक है, मतलब लोड एक, या फिर 120 केवीए और उससे अधिक की अनुबंध मांग या अनुशासित निर्मित क्षेत्र वाले गैर आवासीय भवनों के लिए ईसीबीसी निर्धारित करने की शक्ति है। मतलब यह हुआ कि कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए जो उसमें गैर आवासीय भवनें हैं, यानी कमर्शियल बिल्डिंग के लिए सरकार के द्वारा 100 किलोवाट या फिर 120 केवीए के आसपास निर्धारित किया गया है। इससे निर्धारित करने से ऊर्जा संरक्षण अधिक उपयोगी बन जाता है। ठीक है, ऐसा देखिए सरकार के द्वारा निर्धारित है, ऐसा नहीं कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, इससे ज्यादा ऊर्जा यूज नहीं हो सकता। अगर यूज करना चाहेंगे तो उसके लिए विशेष परमिशन लेनी पड़ती है। चलिए आगे बात करते हैं। ऊर्जा के कुशल उपयोग, यानी एनर्जी का जो है अगर एफिशिएंट एक उचित उपयोग करना चाहें
तो ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण यानी इसके कंजर्वेशन के लिए 1000 वर्ग मीटर और उससे अधिक का भवन परिसर होना चाहिए। लगभग 1000 वर्ग मीटर या उसके आसपास का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि भवन जो है लगभग 1000 स्क्वायर मीटर के आसपास ही रहे, इससे ज्यादा ना रहे, मतलब इसी के लमसम ही रहे। और लोड आपका 100 केवीए 100 किलोवाट यानी 100 किलोवाट या फिर 120 केवीए के आसपास होना चाहिए। केवीए देखिए किलोवोल्ट एम्पियर की बात होती है और केडब्ल्यू क्या आपका किलोवाट है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो जाता है ईसीबीसी। तो एक आम भाषा में कहें तो ईसीबीसी क्या है, एक केंद्र सरकार के द्वारा एक नियम है जो कि 2001 में पारित किया गया था। इसमें ये कहा गया है कि जो लोड है, किनके लिए बात हो रही है, ये सब उन भवनों के लिए बात हो रही है जो भवन जो है कमर्शियल है। कमर्शियल का मतलब वाणिज्यिक है, जिनमें वाणिज्य का काम हो रहा है, जिनमें जो है बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हो या कोई बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, उनके लिए ईसीबीसी का जो है नियम निर्धारित किया गया। घरों के लिए नहीं है जिसमें लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए ऐसा नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर द फॉलोइंग बिल्डिंग सिस्टम विल बी इंक्लूडेड इन द ईसीबीसी। कुछ देखिएगा, कुछ परफॉर्मेंस एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है जो कि ईसीबीसी के लिए लागू किए गए हैं, तो या उसमें इंक्लूड किए गए हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इंक्लूड का मतलब उनमें शामिल किए गए हैं, तो उसी के बारे में देखेंगे। निम्नलिखित भवन प्रणालियों के लिए ऊर्जा प्रदर्शन मानकों को ईसीबीसी में शामिल किया जाएगा या किया जाता है। जैसा कि देखते हैं, पहला होता है बिल्डिंग एनवलप। लिफाफा बनाना, मतलब एनवलप या लिफाफा का मतलब हो गया बिल्डिंग को ऐसा बनाया जाए कि बिल्डिंग जो है वो ओपन हो, स्ट्रक्चर्स उसके बड़े हो, ताकि वहां से बाहर से सूरज की रोशनी वगैरह उसके अंदर आ सके, ताकि कम ऊर्जा का खपत हो सके, दिन में लाइट जलाने की आवश्यकता ना पड़े। तो कुछ ऐसा हवादार जैसा बिल्डिंग होना चाहिए। अगला आपका हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उष्मा देना, हवादार बनाना या फिर वातानुकूलन। इसका मतलब है कि वही वेंटिलेशन की बात हो रही है। देखिए लाइट के साथ साथ एयर का रिफ्लेक्शन, मतलब हवा भी पास करते रहे, ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो उसमें मेंटेन रहे और अंदर जो है नमी वगैरह नहीं रहे, जो एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर है या जो प्रेशर है वही अंदर भी रहे उस कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंतर्गत। तो ये ध्यान में दिया जाता है कि बिल्डिंग जो है वो एनवलप जैसा होना चाहिए। दूसरा है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर, HVAC भी बोल लेते हैं इसको कई बार, कि हीट का जो है वेंटिलेशन हो, मतलब अंदर से बाहर हीट निकल सके। दूसरा एयर कंडीशनिंग हो और वो अंदर का वातावरण जो है वो लगभग ठंडा हो सके। इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। लाइटिंग, प्रकाश की व्यवस्था देखनी चाहिए। लाइटिंग में ये देखा जाता है कि कम से कम लाइटिंग जो है दिन में कम लाइट की जरूरत पड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो सौर ऊर्जा का किया जा सके, या फिर ऐसे भवनों का निर्माण ऐसा बने या फिर खिड़कियों को ऐसे स्थापित किया जाए ताकि सूरज की रोशनी दिन में जो है कमरों के अंदर प्रवेश करे, ताकि बिजली का जो है कम खपत हो पाए। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, ऐसे मानक हैं, ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक है सर्विस वाटर हीटिंग, मतलब सेवा जल तापन का मतलब होता है कि वाटर हीटिंग, जो पानी जैसे गर्म वगैरह करते हैं, तो ये कोशिश ये करते हैं कि जो दिन में अगर जो हमें गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है तो वो सौर ऊर्जा से उसको जो है हीट किया जा सके, सोलर हीटर के माध्यम से, कुछ ऐसा। तो उसी के बारे में कहा गया कि सर्विस वाटर हीटिंग। अगला है इलेक्ट्रिक पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विद्युत शक्ति और इसका वितरण। ये देखना होगा कि इलेक्ट्रिक पावर का सप्लाई कैसा कैसा है, कितने कैसे स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं, कौन कौन से वायरिंग सिस्टम है। तो ये पूरा आपका इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि वायर कैसे हैं, ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं या ज़्यादा लॉसेस तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कॉपर का वायर, एल्युमिनियम का वायर, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। क्योंकि सभी में क्या होता है कि एनर्जी को अब्जॉर्व करने की क्षमता अलग अलग होती है, जिसके में जो है हो सकता है कि कॉपर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अब्जॉर्व करता है, एल्युमिनियम कम करता है। लेकिन दिक्कत अलग, दोनों में अलग अलग अंतर ये होता है कि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जो कि अगर कभी टेम्परेचर या वोल्टेज ज़्यादा आया तो कई बार एल्युमिनियम मेल्ट कर जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि वायरिंग के में कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर में क्या होता है कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, लगभग 1080 के आसपास है। तो इसलिए उसकी वायरिंग सिस्टम जो है, वायरिंग में कॉपर वायर लगाते हैं। क्योंकि देखिए वायरिंग वगैरह एक बार में तो होती नहीं है, एक बार लगाने के बाद वो कई सालों तक चलता रहता है, इसलिए जो है कॉपर का ज़्यादा यूज किया जाता है। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है कॉपर, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, इसलिए भी कॉपर का यूज किया जाता है। तो ये सब आपका इलेक्ट्रिक पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आएगा। ये सब पूरी कहानियां इसलिए बताई जा रही हैं कि जब भी आपको इस पॉइंट के अंदर लिखना हो तो अब आप अपनी भाषा में इसको और डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन फीचर ऑफ रिवाइज ईसीबीसी 2017। ठीक है, यानी जो साइलेंट फीचर थे, इसके कुछ फीचर थे, इसके जो कुछ
विशेषताएं थी, तो हम सन 2017 के आसपास की जो संशोधित जो अपडेटेड फीचर्स हैं, 2017 में अपडेट किया गया है, 2017 में गवर्नमेंट के द्वारा एसीबीसी में जो फीचर्स अपडेट किए गए हैं, हमने उन्हीं को लिया है और उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि इसका मतलब है कि इसमें टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो अभी जो अपडेशन है 2017 वाला है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। टू सेट ए लॉन्ग टर्म विजन फॉर इंडियन बिल्डिंग सेक्टर एनर्जी कंजर्वेशन। जब हम ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं तो हम इसमें एक दूरदृष्टि हमें रखनी पड़ती है कि हम लंबे समय तक ऊर्जा का संरक्षण कर सकें। तो इसका मतलब है कि भारतीय भवन क्षेत्र के ऊर्जा संरक्षण के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण निर्धारित करना, मतलब जो भारत में भवन बन रहे हैं उनके लिए ऊर्जा संरक्षण का जो दृष्टिकोण है, जो विजन है, वो लंबा विजन रखना चाहिए। मतलब दूर तक की, ऐसा नहीं कि जो हम ऊर्जा संरक्षण कर रहे हैं वो अगले 6 महीने या साल भर के लिए कर रहे हैं। एनर्जी की जो सेविंग हो कई सालों तक हो, उसके बारे में बात करते हैं। अरे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि सोलर पैनल लगाते हैं तो लोगों को बताते हैं ना कि सोलर पैनल की उम्र 25 साल है। इसका मतलब है कि 25 साल तक हम उससे एनर्जी जो है ले सकते हैं, उसके बाद हमें पैनल चेंज करना पड़ता है। तो क्या हुआ कि एक लॉन्ग टर्म की बात होती है एनर्जी कंजर्वेशन की। चलिए आगे बात करते हैं। To ensure all existing and new buildings are under the preview of the act। अब ये इस बात को इंश्योर करना है, इस बात को सुनिश्चित करना, चाहे वो नई बिल्डिंग हो या फिर पुरानी बिल्डिंग हो, यानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, यानी पहले से जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो सभी जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करें। ये जो एक्ट है, अधिनियम है, उसका पालन करें। ये सुनिश्चित करना है कि सभी जो मौजूदा हो या फिर नई इमारतें जो है वो अधिनियम के पूर्वालोकन के अंतर्गत हैं। मतलब जो अधिनियम है, जो एक्ट है, उसी के अंतर्गत हैं, उनके मानकों को पूरा कर रहे हैं। इन्हीं के बारे में आपका दूसरा पॉइंट है। थर्ड आता है टू इंश्योर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग डिजाइन फॉर रिड्यूसिंग एनर्जी यूजेज। इस तरीके से भवन का निर्माण करना चाहिए कि वो क्या करे, वो एनर्जी के यूज को कम करे। मतलब भवन का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि वो कम से कम एनर्जी को यूज करे। मतलब ये हुआ कि दिन में एनर्जी कम यूज हो, उसी के बारे में बात करनी है यहाँ पर। तो ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल भवन डिजाइन सुनिश्चित करना, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। टू स्टेब्लिश ए बेस लाइन ऑफ एनर्जी कंजप्शन फॉर कंप्रेशन एंड इंडोर्स बिल्डिंग दैट सरपास द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोड। इसका मतलब है कि ये कोशिश की जानी चाहिए कि जो ऊर्जा का कंजप्शन, एनर्जी का कंजप्शन है, वो एक न्यूनतम मानक पर हो। न्यूनतम का मतलब होता है कि जो मिनिमम जितना हो सके उतनी ही एनर्जी यूज की जाए इसमें। फॉर कंपेरिजन एंड इंडोर्स बिल्डिंग दैट सरपास द मिनिमम रिक्वायरमेंट। साफ साफ कहा जा रहा है कोड के हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ऊर्जा का हो। अगर इसको हिंदी में समझे तो कोड की न्यूनतम आवश्यकताओं को, जो कोड है ईसीबीसी जो कोड है, उसके न्यूनतम आवश्यकताओं को पार करने वाली इमारतों की तुलना और समर्थन के लिए ऊर्जा खपत की आधार रेखा स्थापित करना। मतलब ही हुआ कि कोड जो बना हुआ है, एनर्जी कोड जो है, सेविंग कोड, उसके न्यूनतम स्तर को बनाए रखने के लिए क्या करना है, हमें उसका आधार बनाना है, बेस लाइन बनाना है कि हम ऐसा कर लेंगे तो इसके हिसाब से ऊर्जा की खपत हमारी कम होगी और कम से कम ऊर्जा की खपत होगी। उसी के आधार पर क्या करना है, आधार रेखा बनाना है, मतलब बेस लाइन तैयार करना है। अगला इसमें टू इंश्योर द ईज मतलब होता है इजी बनाना, आसान बनाना। टू इंश्योर द ईज ऑफ कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कोड। संहिता मतलब कोड, संहिता के अनुपालन और प्रवर्तन में आसानी सुनिश्चित करना। मतलब कुछ इस तरीके से उसको बनाया जाए कि कोड जो है बहुत आसानी से लागू हो जाए, किसमें, बिल्डिंगों में या ऊर्जा का जो संरक्षण हो रहा है उसमें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो 2017 में बनाए गए हैं। अपडेटेड वाला है, आप इसे जो है देख लेंगे और अपनी भाषा में इसे पॉइंट्स में लिखेंगे। जब भी एग्जाम में आएगा तो आप इसे पॉइंट में लिखेंगे। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है कि मेन फीचर ऑफ ईसीबीसी, व्हाट इज ईसीबीसी एंड मेन फीचर ऑफ ईसीबीसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईसीबीसी क्या होता है और इनके कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनके बारे में लिखें। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लिख लेंगे। डिटेल हमने आपको फिर समझा दिया है, आप वहां से डेफिनेशन अपने हिसाब से, चाहे आप यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, फीचर पूछे जाएंगे तो फीचर आप अपडेटेड वाला 2017 वाला लिख लेंगे। ठीक है सर, आगे इसी में आता है टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग बिल्डिंग। अब जो एनर्जी सेविंग करना है बिल्डिंग में, उसके कुछ टिप्स है। तो बिल्डिंग में कैसी होंगी, दो तरह की बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। मतलब अगर नई बिल्डिंग जो बन रही है उसमें कैसे ऊर्जा सेव करेंगे, या फिर जो बिल्डिंग पहले से बनी हुई है उसमें ऊर्जा का कैसे हम संरक्षण करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, उसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि देखिएगा, एनर्जी सेविंग या फिर एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट भी आपका ऊर्जा संरक्षण ही है, एनर्जी कंजर्वेशन ही है, उसी के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इमारतों में ऊर्जा बचत के लिए युक्तियां, फिर नई इमारतें और मौजूदा इमारतें। जो नई इमारतें हैं
उसमें ऊर्जा बचत की युक्तियां, और जो मौजूदा इमारतें हैं उसमें ऊर्जा बचत की युक्तियां। चलिए बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है वेंटिलेशन सिस्टम। अब ऊर्जा बचाने के लिए हमें क्या करना है, वेंटिलेशन सिस्टम को सही रखना है, मतलब हीट रिकवरी वेंटिलेशन सिस्टम दैट यूज द आउटगोइंग एयर। अब हीट रिकवरी करनी है वेंटिलेशन सिस्टम से, तो क्या करना है, यूज द आउटगोइंग एयर, जो बाहर की एयर है उसको यूज करना, फ्रॉम योर बिल्डिंग टू हीट इनकमिंग एयर। ठीक है, अगर हम इसको ठंडियों के बारे में बात करें तो ये कहा जाता है कि अंदर का जो एयर है वो बाहर जाए और बाहर की जो गर्म एयर है जो धूप से वो अंदर आ जाए, इसी के बारे में बात की जा रही है। इन द समर, गर्मियों में क्या है, एयर फ्रॉम योर बिल्डिंग कैन कूल एयर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। जो बाहर से हवा अंदर आ रही है वो आपके हवा, घर के हवा को ठंडा कर सकती है। ऐसा गर्मियों के लिए है। ऊपर वाला क्या था, ठंडियों के लिए था कि अंदर की हवा बाहर जाए और बाहर की हवा अंदर आए। तो दोनों ही केस में ये कहा जा रहा है कि वेंटिलेशन बना रहा है, अंदर हवा बाहर अंदर होती ही रहे। बस बात ये है, पहले वाले में क्या था, वेंटिलेशन सिस्टम जो है हवा का आदान प्रदान होता रहे, अंदर की हवा बाहर जाए और बाहर की हवा अंदर आ जाए किसी भी मौसम में, बात इसकी की जा रही है। हीट रिकवरी वेंटिलेटर ऐसी प्रणालियां हैं जो आने वाली हवा को गर्म करने के लिए और आपके भवन से बाहर जाने वाली हवा का उपयोग करती है। मतलब कि जो आने वाली हवा है उसको गर्म करने के लिए तथा बाहर जाने वाली जो हवा है उसका उपयोग करने के लिए एक प्रकार की एक प्रणाली है। कौन, मतलब वेंटिलेशन सिस्टम। ठीक है, गर्मियों में आपके भवन की हवा बाहर से आने वाली ठंडी हवा का कारण बन सकती है। ठीक है, तो आपके घरों में जो कूलर होता है वो भी यही काम करता है, बाहर की हवा को खींच के अंदर भेजता है ठंडा होने के माध्यम से। ठीक है, यही काम आपके घर में एसी वगैरह भी करते हैं। क्या करते हैं, बाहर अंदर की गर्मी को बाहर निकाल के फेंकते हैं। एग्जॉस्ट फैन लगा होता है घरों में, वो भी अंदर की गर्मी को बाहर करता है। एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं ना, फैन जो घरों में लगे होते हैं, वो सब आपका वेंटिलेशन के लिए ही सहायक होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सोलर पावर, सौर ऊर्जा से भी हम क्या करते हैं, इमारतों में ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। यानी इमारतों में ऊर्जा की बचत हम किससे कर सकते हैं, सोलर पावर से भी। तो सोलर पैनल आर एन इफेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी, देखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, एक नवीनीकरण ऊर्जा का एक बहुत प्रभावी हो सकता है आपका सोलर पैनल, जिसको यूज किया जाता है टू कट डाउन ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूजेस। जो ऊर्जा एनर्जी यूज हो रही है उसको कट डाउन कर सकता है, उसको कम कर सकता है, कौन, आपका सोलर पैनल। जैसा कि अभी हमने बात करी कि सोलर पैनल क्या होता है, लगाने पे फायदा ये होता है कि सूरज से रोशनी मिलती रहती है, उसकी लाइफ 25 साल के आसपास तक होती है। एक बार आपने उसे लगा लिया तो बार बार बदलना नहीं पड़ता है, ऊर्जा मिलती रहती है। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ जो है हानियां भी हैं सोलर पैनल लगाने से, कि बदरी जब होती है, आसमान में बादल होते हैं, बारिश होती है तो बिजली नहीं मिलती, वगैरह वगैरह कुछ कारण उसके हैं भी। लेकिन फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। इन बिल्डिंग्स दे आर ऑफन इंस्टॉल्ड टू हीट वाटर हीटर बाय पावरिंग गीजर और हीटेड स्विमिंग पूल। अब देखिए, इस बात को ये निर्धारित किया जा रहा है कि जब बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में जो सोलर पैनल यूज किया जाएगा उसको कुछ पर्टिकुलर, कुछ निश्चित काम के लिए करें। जैसे कि हमने जो सोलर पैनल इंस्टॉल किया है उसका काम है टू हीट वाटर, वाटर को गर्म करना, पानी को गर्म करना, बाय पावरिंग गीजर, गीजर को चलाते हुए। इसका मतलब है कि ठंडियों में अगर हमें गर्म पानी चाहिए तो क्या हमें 24 घंटे गर्म पानी चाहिए, नहीं, कुछ पर्टिकुलर जो है काम के लिए हमें चाहिए होता है गर्म पानी। तो उसको हम कैसे गर्म करें, सोलर पैनल से जो है, फिर उससे या फिर सोलर हीटर लगा करके हम गीजर की हेल्प से उस पानी को गर्म करें और हीटेड स्विमिंग पूल या फिर स्विमिंग पूल का जो पानी है उसे गर्म किया जाए, उसके लिए इसका यूज होता है। तो सौर पैनल एक प्रभावी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग बिजली के उपयोग में कटौती करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बिजली, मतलब बिजली के उपयोग में कटौती की जाती है किससे, सोलर पैनल से। ये तो क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। इमारतों में अगर बात करें तो इन्हें अक्सर पावर गीजर या फिर गर्म स्विमिंग पूल द्वारा पानी को गर्म करने के लिए स्थापित किया जाता है। मतलब इनको इसलिए स्थापित किया जाता है ताकि गीजर के द्वारा हम पानी गर्म कर सके या जो स्विमिंग पूल है उसके पानी को हम गर्म कर सके, इसलिए जो है हमें सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। हमें पता है कि सोलर पैनल का पूरा इस्तेमाल करेंगे तो कई बार समस्या आ सकती है। अगर बारिश ज़्यादा हुई, बदली आ गई तो इसमें हम, या ठंडियों में कई बार धूप नहीं आती तो हमें लाइट कम मिलती है, इसलिए इसका एक विशेष काम के लिए यूज किया जाए। अगला आता है आपका इंसुलेशन, इंसुलेटर बना देना। अब देखिएगा, इंसुलेशन एक नई प्रक्रिया होती है, आजकल घरों में बहुत बनने रहे, जो नई नई बिल्डिंगें बनती हैं
सिविल वाले बच्चे इसको ज़्यादा अच्छे समझते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी जानते हैं, तो मैकेनिकल वाले भी इंसुलेटर का मतलब समझते ही हैं। जनरली कुचालक होता है। इंसुलेटर का काम क्या होता है, ना तो हीट इधर से बाहर जाने देता है, ना बाहर की हीट अंदर आने देता है। ठीक है, जैसे एक बोतल होती है ना, थर्मोफ्लास्क वाली बोतल, अंदर की चीज, अंदर का हीट ट्रांसफर बाहर नहीं करते, बाहर का हीट अंदर ट्रांसफर नहीं करते, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होने देते हैं, उसे इंसुलेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं। इंसुलेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इंसुलेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। इट हेल्प टू रेगुलेट द टेम्परेचर। इसका काम क्या होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना इन ए बिल्डिंग बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, हवा को कम यूज करके बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करना मतलब बढ़ाना या फिर घटाना। रेगुलेट वर्ड आया है रेगुलेटर से। रेगुलेटर कहाँ लगे होते हैं, या तो फिर गैस में लगा होता है जिससे आप कम ज्यादा करते हो, या फिर पंखा जब चलाते हो तो उसमें रेगुलेटर लगा होता है। तो रेगुलेटर का जब भी रेगुलेट वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है या फिर कम करना या फिर उसे बढ़ा देना, मतलब नियंत्रित करना। तो क्या है, जो कि इंसुलेशन होता है वो इट हेल्प टू रेगुलेट, ये इस बात के लिए हेल्प करता है, तापमान को कम ज्यादा करने के लिए इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कहां पर, एक बिल्डिंग के अंदर, बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर दैट एस्केप्स अ स्ट्रक्चर, जो कि एक स्ट्रक्चर्स के द्वारा बनाया गया होता है। आगे बात करते हैं। इंसुलेशन यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, किसमें, एनर्जी ईसीबीसी में। किसमें निभाता है, ईसीबीसी में। आगे बात करते हैं। यह किसी संरचना से निकलने वाली हवा की मात्रा को कम करके इमारत में तापमान को नियंत्रित करता है। मतलब कि बात सही है, किसी स्ट्रक्चर्स में, किसी भवन से जो हवा की मात्रा निकल रही है बाहर, उसको कम करके इमारत के तापमान या बिल्डिंग का जो टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन करते हैं। कौन, इंसुलेशन। ऐसे मान चलिए एक बिल्डिंग है, इसको चारों तरफ हमने इंसुलेशन लगा रखा है, तो इंसुलेशन में क्या होगा कि बाहर की हवा अंदर आएगी नहीं, या अंदर का कोई बाहर जाएगा नहीं। तो ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अंदर के टेम्परेचर को। ठीक है, इस तरीके से इंसुलेशन का काम होता है। चलिए बात करते हैं एलईडी लाइटिंग एंड डे लाइटिंग। अगर हम लाइट की जगह एलईडी लाइटिंग का इस्तेमाल करें और दिन के लाइट, डे लाइटिंग मतलब दिन के लाइट का इस्तेमाल करें, तो इससे क्या होगा कि बिजली जो है हमारी बच जाएगी, क्योंकि हमें यही तो बचाना है, ऊर्जा बचत की लिए युक्तियां हैं। तो ये टिप्स हो सकते हैं आपके। एलईडी लाइटिंग इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस रफली द सेम अमाउंट ऑफ लाइटिंग व्हाइल कंज्यूमिंग 1/5 ऑफ द एनर्जी। देखिएगा, कहने का मतलब है कि एलईडी की जो लाइट है लगभग लगभग 1/5वां हिस्सा जो है ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं। मतलब समझिएगा इसे, पहले जमाने में क्या चलता था, 100 वाट की बल्ब चलती थी। अब 100 वाट की बल्ब में अगर हम इसको बांटें, तो हम अगर 20-20 वाट की 5 एलईडी लगाएं, कितनी, 5 एलईडी, तो आप देखेंगे 100 वाट के बराबर बिजली ले रही है और 5 एलईडी जल जा रही है। 20 वाट की एलईडी आपके घरों में ज्यादा पावर जो है, ज्यादा लाइट देती है। जनरली घरों में 10-15 ये वाट की लगी होती है, 20 वाट की तब लगाते हैं जब ज्यादा जो है लाइट चाहिए होती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि 20 वाट में वही 100 वाट की बिजली मिल रही है, मतलब 20 वाट में 100 वाट वाला बिजली का मजा, आप ऐसे कह सकते हैं। तो 100 वाट का जो सीएफएल है या एलईडी है, उससे 20 वाट वाला जो 100 वाट वाला जो बल्ब था उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब 20 वाट की एलईडी और 100 वाट का बल्ब, ये दोनों एक बराबर हो जाते हैं। तो वही कहा गया है कि रफली द सेम अमाउंट ऑफ लाइटिंग वाइल कंज्यूम 1/5, 1/5वां हिस्सा, 1/5 ऑफ द एनर्जी इन कंपेरिजन टू इट्स प्रीडेसेसर्स। प्रीडेसेसर्स का मतलब पहले पहले जो बल्ब वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं लाइटिंग में, और आज जो एलईडी इस्तेमाल की जाती है, तो वो उसके 1/5वें हिस्से के बराबर ऊर्जा का यूज करती है, मतलब उनका कंजर्व करती है। मतलब ये कि जो आज की एलईडी है, पहले जो लाइट व्यवस्था थी उसका 1/5वां हिस्सा ही वो बिजली कंज्यूम करती है। मतलब पहले 100 वाट अगर इस्तेमाल होता था, तो आज एक एलईडी जो है वो 20 वाट इस्तेमाल करती है। तो 5वां हिस्सा मतलब कम से कम 100 वाट में 5 एलईडी बल्ब आपके जल जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। एलईडी प्रकाश व्यवस्था अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में, पूर्ववर्तियों की मतलब एलईडी से पहले जो पूर्ववर्ती मतलब जो पहले जो लाइट व्यवस्था थी, यानी बल्ब की बात हो रही है, तो एलईडी प्रकाश व्यवस्था जो है वो अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में ऊर्जा का 5वां हिस्सा उपभोग करते हुए, मतलब ऊर्जा का 5वां हिस्सा, मतलब पहले जो जितनी एनर्जी एक बल्ब यूज करता था उसके 5वें हिस्से को इस्तेमाल करते हुए लगभग समान मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता है।
मतलब लगभग उतने ही मात्रा में प्रकाश का उत्पादन करता है एलईडी आपका। तो ये पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें बिल्डिंग डिजाइन और ओपनिंग, ओवरहैंग एंड ओरिएंटेशन। यहाँ पर बिल्डिंग की डिजाइनिंग करनी है, ओपनिंग, ओवरहैंग और ओरिएंटेशन। मतलब ये होता है कि बिल्डिंग का जो ओपनिंग है, जो मुख्य द्वार है, वो किधर की तरफ है। कहते हैं ना घर का जैसे निर्माण करते हैं तो पूरब दिशा की ओर होना चाहिए ताकि लाइट आए, तो उसी की बात हो रही है। ठीक, ओवरहैंगिंग का मतलब होता है एक तरीके से छज्जा बना देना। ठीक है, जो घरों में खिड़कियां होती हैं उसके बाहर छज्जा या आगे कुछ छज्जा निकाल लेते हैं ताकि दरवाजे पर या खिड़कियों में सीधी धूप ना आए, तो ओवरहैंगिंग वहां से हो जाता है। एंड ओरिएंटेशंस का मतलब उसका बाहरी एक तरीके से बरामदा की बात हो रही है। तो बिल्डिंग डिजाइन बात करें, उद्घाटन, ओवरहैंग और फिर ओरिएंटेशन की बात करें। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। तो द ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इट्स एनर्जी एफिशिएंसी। अब देखिएगा, जो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन है, जो बिल्डिंग का लुकअप है, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, वो ऊर्जा की दक्षता को प्रभावित करता है सीधा सीधा। ठीक है, भवन का निर्माण कैसा हुआ है कि उसमें कितनी लाइटिंग व्यवस्था है, कितनी खिड़कियां हैं, कितने लाइट उसके अंदर आ जा रहे हैं, उसका फेस, चेहरा किधर की तरफ है, मतलब घर का जो भवन है, जो मुख है, जो द्वार है, वो किस दिशा की तरफ है, उधर से लाइट आ रही है या नहीं आ रही, तो ये सब जो है डिपेंड करता है आपका। आगे बात करते हैं, द प्लेसमेंट ऑफ अदर बिल्डिंग एलिमेंट्स इन रिलेशन टू द सन। सन देखिएगा, बार बार सौर ऊर्जा की बात हो रही, सन कैन ऑल्सो हैव द एन इफेक्ट। जब भी हम जो है निर्माण करते हैं नए भवन का, तो ये देखते हैं कि सूरज से कैसे वो प्रभावित होता है। मतलब कुल मिला के भवन को इस तरीके से निर्माण करें कि उसका सीधा संपर्क किससे हो, सौर्य से हो, सूरज से हो। ओवरहैंग्स आर द ग्रेट कंस्ट्रक्शन टेक्निक। अब ओवरहैंग की बात होती है। ओवरहैंग का मतलब होता है कि जैसे आपका ये घर है, ठीक है, और घर के बाहर जो इधर छज्जे लगे होते हैं कुछ ऐसे ऐसे, ताकि इसमें धूप ना आए, या फिर खिड़की होती है, खिड़की के बाहर कुछ ऐसे छज्जे लगे होते हैं ताकि खिड़की पे धूप ना आए। तो जो छज्जा बाहर निकला होता है, छज्जा जिसको कहते हैं, वो आपका कहलाता है ओवरहैंग। ओवरहैंग आर ग्रेट कंस्ट्रक्शन टेक्निक दैट कैन अल्टर द सन एक्सपोजर टू द बिल्डिंग, जो कि सूरज के एक्सपोजर के फैलाव को कम करता है घरों के अंदर आने में। कई बार क्या होता है, सीधी रोशनी आती है खिड़की के माध्यम से, तो खिड़की के बाहर छज्जा लगा देते हैं ताकि थोड़ी सूरज की रोशनी कम है। थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट दे कैन कास्ट शेड, हेल्प रेगुलेट द टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। अब वो जो आपने छज्जा लगाया ओवरहैंग, वो क्या करता है, काफी हद तक टेम्परेचर्स के मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब कैसे करेगा, जब सूरज की रोशनी को सीधे आने में ये रोकेगा, तो क्या करेगा, काफी हद तक जो है टेम्परेचर को ये मेंटेन करेगा। तो कैसे पूरे साल भर तक वो सज्जा लगा होता है? ऐसा सज्जा तो है नहीं कि वो सीजन वाइज लगता है, वो तो पूरे बिल्डिंग में हमेशा के लिए लगा होता है। तो वो क्या करता है कि साल भर तक ऊर्जा को एक तरीके से संरक्षित करता है बिल्डिंग के अंदर। किसी भवन का उन्मुखीकरण, मतलब भवन का जो मुख है उसकी बात हो रही है, उन्मुखीकरण उसकी ऊर्जा दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी को घर का जो भवन है उसका उन्मुखीकरण वो प्रभावित करता है। सूर्य की अन्य भवन तत्वों के संबंध में नियुक्ति भी प्रभाव डाल सकती है। अब जो भवन के जो तत्व, जो भवन के एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, वो सूरज से कितना रिलेट करते हैं, सूरज से या सन से, वो भी क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ओवरहैंग एक बेहतरीन निर्माण तकनीक है। ओवरहैंग एक बहुत अच्छी तकनीक है, निर्माण तकनीक है, व्यवस्था है, जो किसी इमारत पर सूर्य के प्रकाश को बदल सकती है। जो किसी इमारत पर जो सूर्य की प्रकाश होती है उनकी दिशा को बदल सकती है या उनकी दिशा को रोक सकते हैं। रणनीतिक प्लेसमेंट के माध्यम से वे छाया दे सकते हैं। अब ओवरहैंगिंग क्या करते हैं, वो छाया देते हैं सूरज से बचने के लिए। पूरे वर्ष भर तापमान को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ये पूरे साल भर छाया दे करके तापमान को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ओवरहैंग की बात हो गई है। यूज नेचुरल वाटर, प्राकृतिक जल का उपयोग। ठीक है, अब प्राकृतिक जल का मतलब बारिश के पानी का इस्तेमाल करना, वही है प्राकृतिक जल का उपयोग। दीज इनॉर्मस टैंक्स कलेक्ट द वाटर। अब वो जो एनॉर्मस टैंक है, एक टैंक है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है फ्रॉम द मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। ज्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक स्रोत है, उनसे जल को इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि रेन, बारिश ही तो एक प्राकृतिक स्रोत है जहां से जल को इकट्ठा किया जाता है टैंक में। दे कैन देन चैनल दिस वाटर। अब चैनल के माध्यम से, चैनल मतलब होता है नलिकाएं, पतली पतली नालियां या फिर पाइपों के माध्यम से, दे कैन देन चैनल दिस वाटर इन द बिल्डिंग प्लम्बिंग सिस्टम। चैनल के माध्यम से जो घर का प्लम्बिंग वाला पूरा सिस्टम है, जो पाइपिंग व्यवस्था है, जो जिससे जल की पूरी व्यवस्था घरों में सप्लाई हो रही,
उसमें उस जल को भेज दिया जाए ताकि जो है उसका इस्तेमाल हो सके, उसका यूज हो सके। तो ये विशाल टैंक उपलब्ध सबसे प्राकृतिक संसाधन बारिश से पानी को इकट्ठा करते हैं। एक इनॉर्मस टैंक मतलब एक बड़ा सा टैंक है जो बारिश के पानी को इकट्ठा करता है, उसको फिल्टर करता है, चैनल के माध्यम से वो पाइप में भेजा जाता है पानी आपका, ठीक है। फिर वे इस पानी को इस्तेमाल की पाइपलाइन प्रणाली में डाल सकते हैं। फिर उस पानी को इस्तेमाल अगर करना होता है तो घर की जो पाइपलाइन की व्यवस्था है उसमें डाल देते हैं। आगे होता है इंस्टॉल ऑटोमेटिक लाइट, स्वचालित लाइटें स्थापित करना। देखिए इसके बारे में समझा देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। स्वचालित लाइटें का मतलब होता है ऑटोमेटिक लाइट होनी चाहिए। सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े घर हैं, वहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग होती है, तो अब क्या होता है शाम को लाइट ऑन करनी पड़ती है, सुबह सारी लाइटें बंद करनी पड़ती। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी लाइटें रह जाती हैं, नहीं बंद हो पाती हैं या रह जाती हैं, छूट जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि अपने आप मतलब फिर वो चलती रहती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत हो जाती है। तो ऑटोमेटिक लाइट ऐसा लगाना चाहिए जो सेंसर वाइज हो कि अपने आप अंधेरा हो तो लाइट जल जाए और जब उजाला हो तो लाइट बंद हो जाए। या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम एक ही जगह से सारी लाइट व्यवस्था को कंट्रोल कर सकें। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इंस्टॉल ऑटोमेटिक लाइट, स्वचालित लाइटों का इस्तेमाल करें। तो ये निर्भर करता है सेंसर के माध्यम से कि कोई आया, कई बार क्या होता है कि दरवाजे में हम सेंसर लगा देते हैं, जब कोई प्रवेश करता है तो लाइट जल जाती है, वो बाहर निकलते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो मतलब कुल मिला के ऑटोमेटिक लाइट की यहाँ पर व्यवस्था कर दी है। चलिए अगला बताते हैं, यूज मिरर एंड अदर रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स। अब घरों में क्या करिए, जो मिरर हैं या फिर शीशे हैं उनका इस्तेमाल करिए, दर्पण का और अन्य परावर्तक सामग्री का प्रयोग करें। जैसे कि मान लीजिए सूरज की लाइट कहीं से एक कमरे में आ रही है और जहां वो प्रवेश करी वहां पर हम रिफ्लेक्टर्स लगा दें, बड़े बड़े मिरर्स लगाते, तो रिफ्लेक्ट होकर के हम उसके जो लाइट रेज है, जो प्रकाश किरणें हैं, उनको दिशा दे करके अन्य दिशाओं में भेज सकते हैं। जैसे बचपन में आपने बहुत सारा एग्जाम्पल किया हुआ, घर में शीशा लेते थे जिसमें शक्ल देखते हैं, उसमें क्या करते, लाइट आती थी और उसकी छाया जो है शीशे के माध्यम से घर में दूसरी जगह पहुंचती थी। तो क्या करते थे, वो रिफ्लेक्टर का यूज करते थे। तो वही चीज अब की जा रही है कि जो नए घर बिल्डिंग्स बन रहे हैं वहां कोशिश ऐसा किया जाए कि कई ऐसे एलिमेंट्स लगाए जाएं, ऐसे तत्व घरों में लगाए जाएं, ताकि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्टर के माध्यम से हम अन्य कमरों में उसे भेज सकें। ठीक है सर, तो यहां पर ये पूरा आपका टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है, अब जो बिल्डिंग है ये तो थी जब नई बिल्डिंगें बना रहे थे तब थी। अब जो पुरानी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, क्या उसमें हम रिफ्लेक्टर लगाने जाएंगे? मतलब उसमें या तो हमें तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। तो क्या करना है कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें कैसे हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इमारतों में जो ऊर्जा बचत के लिए युक्तियां हैं, मौजूदा इमारतें, जो इमारतें मौजूद है पहले से बनी पड़ी हैं, उनमें कैसे हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो देखते हैं, मेजर योर बिल्डिंग एनर्जी कंजम्पशन। पहले तो आप अपने बिल्डिंग में कितना ऊर्जा की खपत हो रही है उसको मतलब मेजर करिए, नापिए, मापिए, कितना जो है अपने भवन में ऊर्जा की खपत हो रही है उसको जो है कैलकुलेट कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, गणना कर लीजिए। उसके बाद देखिए, बिल्डिंग इंसुलेशन, भवन का इंसुलेशन कराएं। इंसुलेशन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि छत बहुत तेज गर्म हो जा रही है तो जो ऊपर वाला फ्लोर है वो तप रहा है और उसकी वजह से हमें एसी लगानी पड़ रही है। नहीं, ऐसा करिए कि जो है उसमें इंसुलेशन का इस्तेमाल करिए कि गर्मियों अगर आ रही हैं तो छतों पे इंसुलेशन लगा दे ताकि छत गर्म ना हो, तो नीचे का कमरा जो है पंखे या फिर कूलर से भी काम चल जाए, जो कि कम ऊर्जा का खपत करते हैं। यूज सर्टिफाइड इक्विपमेंट, प्रमाणित उपकरण का प्रयोग करें। अब प्रमाणित उपकरण का मतलब जैसे अभी हमने बात करी थी कि बीईई आता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसने क्या किया, स्टार रेटिंग दे रखी है। कहते हैं ना 5 स्टार वाला अगर कोई इक्विपमेंट लेने जाएंगे, टीवी ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए या एसी ले लीजिए, तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि 5 स्टार दिया गया, इसका मतलब एनर्जी जो है वो कम कंज्यूम करेगा। ये 5 स्टार देता कौन है? ये बीई ही डिफाइन करता है 5 स्टार। ठीक है, तो यही है कि प्रमाणित उपकरण का प्रयोग करें, मतलब सर्टिफाइड इक्विपमेंट्स यूज करें, आईएसआई मार्क इक्विपमेंट्स होना चाहिए, ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज करें। कहा जाता है घरों में कि जो एक तरीके से ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट न यूज करें जो कि नुकसान कर सकते हैं बाद में। अपग्रेड टू लीड, लीड्स का अपग्रेड करें। लीड्स का मतलब होता है कि जो नई नई वायरिंग व्यवस्था या स्विचिंग व्यवस्था आ रही है उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी में कोई नया अप्लायंस आ रहा है तो उससे उसको चेंज करते रहे, अपग्रेड करते रहे। अपग्रेड योर वेंटिलेशन सिस्टम, अपने वेंटिलेशन सिस्टम को अपग्रेड करें। अब हवा का जो आवाजाही है घर में, जो प्रवेश है या फिर निकास है हवा का, उसको भी अपग्रेड करते रहें, मतलब बदलते रहें टाइम टू टाइम। डे लाइट यूटिलाइजेशन, दिन के उजाले का अच्छा सदुपयोग करें। ठीक है, अगला स्विच टू एलईडी लाइटिंग, जो लाइटिंग व्यवस्था है उसको एलईडी में कन्वर्ट करें। ठीक है, अगला है स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी, कोशिश करें कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीनीकरण वाली जो ऊर्जा स्रोत है
उनका इस्तेमाल करें। अब नवीनीकरण वाली ऊर्जा स्रोत कैसा है, जैसे मान लीजिए आपका सोलर पैनल है, सोलर पैनल से आपने बैटरी चार्ज कर ली, बैटरी चार्ज करके आपने घर में गाड़ियां चला ली, या फिर बैटरी चार्ज करके आपने कोई और काम कर लिया, तो कुल मिला के सोलर पैनल वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप समुद्र के किनारे वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में आप जब भी एग्जाम में आएगा, इसके बारे में आप डिटेल में लिखेंगे सभी पॉइंट्सों के बारे में। आप पॉइंट में नहीं छोड़ेंगे, पॉइंट के बाद आप अपनी इसमें कहानी लिख सकते हैं। हमने जो कहानी बताई है वही हम लिखते हैं, क्योंकि सिंपल है तो आप इसे लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये टॉपिक और ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, ठीक है स्टूडेंट्स।